तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध मंदिर की परंपरा में नाट्य पूजा को यूनेस्को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज से जोड़ा जाता है। तो नाट्य पूजा को यूनेस्को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में जोड़े जाने वाला कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है जो कि नाट्य पूजा को यूनेस्को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज से जोड़ा जाता है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें पूछा है रथ यात्रा परंपरा जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है किस मंदिर से संबंधित है? तो रथ यात्रा की बात किया जाए, ये रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में निकलता है जो कि जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रथ यात्रा जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है किस मंदिर से संबंधित है? जगन्नाथ मंदिर से। यह कहाँ निकलता है? उड़ीसा के पुरी शहर में निकलता है, यानी सेकंड का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नंबर 3 पूछ रहा है कि कथकली नृत्य शैली का धार्मिक संबंध किस राज्य के मंदिरों से जुड़ा है। तो कथकली की बात किया जाए, कथकली नृत्य यह एक क्लासिकल डांस है और किस राज्य के मंदिरों से जुड़ा है? यह केरल राज्य के मंदिरों से जुड़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि किस मंदिर से जुड़ी देवदासी परंपरा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रही है? तो देवदासी परंपरा की बात किया जाए, ये भी काशी के जगन्नाथ मंदिर से प्रसिद्ध है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन सी होगा, जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भूतकोला परंपरा किस राज्य के मंदिर संस्कृति से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें पूछ रहा है भूतकोला परंपरा किस राज्य के मंदिर संस्कृति से जुड़ा है? भूतकोला परंपरा की बात किया जाए, ये कर्नाटक मंदिर परंपरा से जुड़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है थेयम अनुष्ठान किस क्षेत्र के मंदिरों से संबंधित है? तो थेयम अनुष्ठान की बात किया जाए, यह थेयम अनुष्ठान एक रिचुअल होता है जिसमें जिसमें जो कलाकार होते हैं देवताओं का रूप धारण करके, और ये जो डांस है वही किया जाता है, और ये कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, केरल। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि किस मंदिर में अन्नदान परंपरा विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो अन्नदान परंपरा की बात किया जाए, तिरुपति बालाजी मंदिर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तिरुपति बालाजी मंदिर। अन्नदान जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है वो तिरुपति बालाजी मंदिर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि गरबा नृत्य का धार्मिक संबंध किस देवी मंदिर परंपरा से है? तो गरबा नृत्य का धार्मिक संबंध की बात किया जाए, एक गुजरात के अंबाजी मंदिर परंपरा से इसका संबंध है, 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि बोनालू त्यौहार किस मंदिर से संबंधित है? तो बोनालू त्यौहार की बात किया जाए, तेलंगाना के महाकाली मंदिर से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना के महाकाली मंदिर से संबंधित है, यानी 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि सतरिया नृत्य किस राज्य के मंदिरों में विकास हुआ है? तो सतरिया नृत्य यह एक क्लासिकल यानी एक शास्त्रीय डांस है, और सतरिया नृत्य किस राज्य के मंदिरों में विकसित हुआ है? तो ये असम के मंदिरों में विकसित हुआ है, जो पहले भी इसका क्वेश्चन हो चुका है, यानी 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है किस मंदिर की पूजा परंपरा तंत्र साधना से जुड़ी है? तो पूजा परंपरा जो तंत्र साधना से जुड़ी है वह कौन सा मंदिर? तो ये कामाख्या मंदिर है जिसमें इसकी पूजा परंपरा तंत्र साधना से जुड़ी हुई है, यानी 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा है नवरात्रि गरबा का केंद्र किस राज्य के मंदिरों से जुड़ा है? तो नवरात्रि गरबा का केंद्र एक ही जगह है, गुजरात में, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात। नवरात्रि गरबा का केंद्र गुजरात, यानी 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है पुंगचोलम नृत्य किस मंदिर परंपरा से जुड़ा है? तो पुंगचोलम नृत्य की बात किया जाए, ये मणिपुर से जुड़ा है, यानी 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यात्रा लोकनाट्य का संबंध किस मंदिरों से है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है यात्रा लोकनाट्य का संबंध किन मंदिरों से है? तो यात्रा लोकनाट्य का संबंध की बात किया जाए, ये पश्चिम बंगाल के मंदिरों से, यानी 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस मंदिर में लड्डू प्रसाद जीआई टैग के साथ प्रसिद्ध है? तो जीआई टैग के साथ लड्डू प्रसाद की बात किया जाए, ये तिरुपति बालाजी मंदिर में ही मिलता है जीआई टैग के साथ, यानी 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि महाकाल भस्म आरती किस मंदिर की पहचान है? तो महाकाल भस्म की आरती की बात किया जाए, ये महाकालेश्वर मंदिर की पहचान है, जिसमें होता क्या है कि जो महाकाल जी का मानी सुबह सुबह आरती होता है जिसमें भस्म का उपयोग किया जाता है, महाकालेश्वर मंदिर, यानी 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है रासलीला परंपरा किस मंदिर संस्कृति से जुड़ा है? तो रासलीला परंपरा की बात किया जाए, एक कृष्ण मंदिर से जुड़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहा है ओडिसी नृत्य किस मंदिर से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा है? ओडिसी नृत्य है जो किस मंदिर से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य कोणार्क मंदिर। तो ओडिशा का नृत्य है जो इसका इतिहास तीनों से मिलता है, यानी ABC, यानी तीनों मंदिर, इनमें से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर, यानी इसका ऑप्शन आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंजनाद्री पर्वत से जुड़ी धार्मिक परंपरा और हनुमान जन्मस्थली मान्यता किस मंदिर क्षेत्र से संबंधित है, जो कि हाल ही के वर्षों में संस्कृति विरासत के रूप में उभरा है? तो अंजनाद्री पर्वत की बात की जाए, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थल भी माना जाता है, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हम्पी क्षेत्र से संबंधित है, विजयनगर हम्पी क्षेत्र से, जो कि जिसे हाल ही के वर्षों में संस्कृति विरासत के रूप में भी उभरा है, इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि कुंभ मेला में होने वाला शाही स्नान की परंपरा का मूल संबंध किस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं से है? तो कुंभ मेला में होने वाला शाही स्नान की बात की जाए, नागा साधु के द्वारा अखाड़ा परंपरा के दौरान शाही स्नान किया जाता है, यानी 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल
करेक्ट होगा अखाड़ा परंपरा। 23 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है मोटियाट्टम अनुष्ठान जिसे यूनेस्को इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है किस देवी मंदिर परंपरा से संबंधित है। तो मोटियाट्टम अनुष्ठान की बात किया जाए ये भद्रकाली मंदिर परंपरा से संबंधित है जिसको यूनेस्को इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, यानी 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुटियाट्टम नाट्य परंपरा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से किन संरचनाओं के भीतर होता था। तो कुटियाट्टम नाट्य परंपरा की बात किया जाए कुटम्बलम संरचनाओं के भीतर ये होता था, यानी 24 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कुटम्बलम। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि रामलीला परंपरा का कौन सा स्वरूप यूनेस्को इंटेलेक्चुअल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो रामलीला का परंपरा की बात किया जाए ये रामनगर का रामलीला परंपरा है जिसको यूनेस्को इंटेलेक्चुअल हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है, यानी जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि अंबुबाची मेला किस मंदिर की तंत्रिका परंपरा से संबंधित है। तो अंबुबाची मेला की बात की जाए ये मुख्य रूप से कामाख्या मंदिर से संबंधित है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर, यानी 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि पंचकन्या पूजा परंपरा विशेष रूप से किन राज्यों के मंदिरों में प्रचलित है। तो पंचकन्या पूजा की बात की जाए ये केरल के मंदिरों में खासकर ये ज़्यादातर प्रसिद्ध है, यानी 5 कन्याओं का पूजा, यानी 27 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बैकुंठ एकदशी पर स्वर्ग द्वार खुलने की परंपरा किस मंदिर से जुड़ा है। तो बैकुंठ एकदशी पर स्वर्ग द्वार खुलने की परंपरा की बात की जाए ये रंगास्वामी मंदिर से संबंधित है। इसी मंदिर में ही स्वर्ग द्वार यानी दरवाजा खोला जाता है, यानी 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देव दीपावली उत्सव जो गंगा तट पर मनाया जाता है किन धार्मिक शहर और उसके मंदिरों से संबंधित है। तो देव दीपावली की बात की जाए खासकर वाराणसी के गंगा तट पर ही मनाया जाता है, यानी 29 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है वाराणसी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोसर उत्सव का धार्मिक संबंध किन प्रकार के मठ मंदिर परंपरा से है। तो लोसर उत्सव की बात किया जाए ये बौद्धिक मठ परंपरा से इसका संबंध है। लोसर उत्सव का संबंध तिब्बती बौद्धिक मठ, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है ज्योतिर्लिंग मंदिर से। तो चलिए, तो अगर टोटल ज्योतिर्लिंग मंदिर की बात किया जाए ये 12 होते हैं और देखते हैं उसके कितने तरह के सवाल बनते हैं। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध जहाँ महाकाल की भस्म आरती होती है वह मंदिर किस शहर में है। तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की बात किया जाए ये उज्जैन शहर में है, जो कि जहाँ महाकाल की भस्म आरती होती है, यानी 31 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है उज्जैन। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें पूछ रहा है द्वादश ज्योतिर्लिंग में उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ के रूप में कौन सा ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्थित कौन सा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, जो कि प्रमुख रूप से तीर्थ के रूप में भी ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, यानी 33 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है वैद्यनाथ। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग की बात किया जाए ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यानी 34 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। तो 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्र तट पर स्थित पहला ज्योतिर्लिंग जिसे बार बार आक्रमणों के बाद भी आस्था का केंद्र माना जाता है, यानी समुद्र तट पर स्थित पहला ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा है जो कि बार बार आक्रमणों के बाद भी आक्रमण का केंद्र बना रहा वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, यानी 35 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि मोक्ष मुक्ति और कैलाश मानसरोवर यात्रा की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो हिमालय क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग की बात किया जाए यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि मोक्ष मुक्ति और कैलाश मानसरोवर यात्राओं का धार्मिक भावना से भी जुड़ा है, यानी 36 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है केदारनाथ। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित वह ज्योतिर्लिंग कौन सा है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से जुड़ा माना जाता है, यानी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से जुड़ा ज्योतिर्लिंग की बात की जाए इसमें दो है, पहला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और दूसरा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी 37 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ए और बी दोनों, यानी भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, 37 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात की जाए ये शायद तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका तमिलनाडु यस, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात की जाए ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं जिसमें पूछा एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थाप्य और तीर्थ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थाप्य और तीर्थ दोनों के लिए प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की बात की जाए ये ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है, यानी 40 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस पहाड़ी यानी पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित यानी माना जाता है, यानी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात किया जाए ये श्री सैलम पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है, यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस पहाड़ी यानी पर्वत क्षेत्र से संबंधित है तो श्री सैलम, यानी 40 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है मठ से। तो मठ से 41 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना किस आदि शंकराचार्य मठ परंपरा के अंतर्गत की गई थी। तो श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की बात की जाए ये पश्चिमा मान्य मठ परंपरा के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, यानी 41 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा के पुरी शहर
में है का संबंध किस वैदिक शाखा से माना जाता है? तो गोवर्धन मठ की बात किया जाए ये अथर्ववेद से इसका संबंध यानी इसका वैदिक शाखा माना जाता है। 43 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अथर्ववेद। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है द्वारका शारदा पीठ जिसे पश्चिमान्य किस समुद्री तटीय राज्य में स्थित है? तो द्वारका शारदा पीठ की बात की जाए ये मठ की बात की जाए ये गुजरात में स्थित है, यानी 44 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेंगलुरु मठ किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन मुख्यालय बेंगलुरु मठ की बात की जाए ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, यानी 45 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि तवांगा मठ जो भारत का सबसे बड़ा बौद्धिक मठ माना जाता है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा तवांगा मठ है जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्धिक मठ है जो कि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी 46 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है हेमिस मठ किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और किस बौद्धिक परंपरा से जुड़ा है? तो हेमिस मठ की बात की जाए ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में स्थित है। और किस बौद्धिक परंपरा से जुड़ा है? ये दुक्कम कयू बौद्धिक परंपरा से ये जुड़ा है, यानी 47 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है और किस परंपरा से संबंधित है? तो रूमटेक मठ की बात की जाए ये सिक्किम राज्य में स्थित है जो कि कर्मगायु परंपरा से ये संबंधित रखता है, यानी संबंधित है। 49 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि उदंतपुरी महावीर जो मठ जो प्राचीन बौद्धिक मठ था वो वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो उदंतपुरी महावीर मठ की बात की जाए वो किस राज्य से संबंधित था? तो बिहार राज्य से संबंधित है, यानी 50 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका अगला टॉपिक मार्शल आर्ट है, इसमें उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर पूछ रहा है कि भारत की किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को प्राचीन मंदिर युग की युद्ध कला और औषधि परंपरा दोनों से जोड़ा जाता था? तो कालीपट्टम मार्शल आर्ट था जिसमें युद्ध कला के साथ साथ औषधि परंपरा दोनों का भी ज्ञान दिया जाता था, यानी 51 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो थांगता मार्शल आर्ट की बात करें मणिपुर से संबंधित है। थांगा का अर्थ होता था तलवार और ता का अर्थ होता था भाला। तो ये थांगा मार्शल आर्ट की बात की जाए ये सिक्किम का से संबंधित है। थांगा का अर्थ होता है ये भी पूछा जाता है ये तलवार होता है और ता का अर्थ होता है भाला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गटक मुख्य रूप से किस समुदाय की पारंपरिक युद्ध कला मानी जाती है? तो गटक की बात की जाए मुख्य रूप से सिख समुदाय का एक पारंपरिक युद्ध कला है, यानी 53 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं जिसमें बोला है सिलंबन किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो सिलंबन की बात की जाए ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट है, यानी 54 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कलारीपट्टू का प्रमुख संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित, यानी कलारीपट्टू मार्शल आर्ट का प्रमुख संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कलारीपट्टू की बात की जाए इसका संबंध केरल से है, यानी 55 का ऑप्शन भी ये करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि पारीखंड किस भारतीय राज्य का पारंपरिक युद्ध कला है? तो पारीखंड की बात की जाए ये बिहार राज्य का एक पारंपरिक युद्ध कला है जो कि पारीखंड में तलवार और ढाल से इसका प्रयोग होता था युद्ध कला में। तो 56 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वाया मार्शल आर्ट किस राज्य से जुड़ी हुई है? स्क्वाया मार्शल आर्ट किस क्षेत्र से जुड़ी हुई मानी जाती है? तो स्क्वाया मार्शल आर्ट की बात की जाए ये आधुनिक मार्शल आर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, यानी 57 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है मुष्टि योद्धा किस प्रकार की पारंपरिक भारतीय युद्ध कला है? तो मुष्टि योद्धा की बात की जाए ये कुश्ती और मुक्केबाजी शैली की है एक पारंपरिक युद्ध कला, यानी 58 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि मलखम को अक्सर किस प्रकार की भारतीय परंपरा के साथ जोड़ा जाता है? तो मलखम मार्शल आर्ट की बात की जाए ये योग और शारीरिक कौशल के इसमें योग और शारीरिक कौशल की शिक्षा दी जाती थी। तो मलखम का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 का ऑप्शन ए योग और शारीरिक कौशल था। तो 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है लोंगा, तेंगा, पाओ और थांगता किस भारतीय राज्य की युद्ध कला परंपरा से संबंधित है? तो लोंगा, तेंगा, पाओ और थांगा की बात की जाए ये मणिपुर राज्य से इसका युद्ध कला परंपरा से संबंधित है, यानी 60 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो टॉपिक है चित्रकला, भारतीय चित्रकला यानी पेंटिंग। तो पेंटिंग से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मधुबनी की बात की जाए बिहार की मिथिला पेंटिंग फेमस है ना। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो बिहार का मिथिला पेंटिंग, यानी 61 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि वर्ली चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो वर्ली की बात की जाए ये वर्ली जनजाति से भारत की वर्ली जनजाति से ये संबंधित है वर्ली चित्रकला, यानी 62 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र में होता था क्या इसमें कपड़ों पर जो है चित्र बनाया जाता था। और किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो उड़ीसा राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला है जिसमें कपड़ों पर चित्र बनाया जाता था। 61 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी चित्र बनाया भी जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि कलमकारी कला मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो कलमकारी कला में होता है कलम के द्वारा कपड़ों पर चित्र बनाया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा है, नहीं 64 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
65 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो तंजौर चित्रकला की बात किया जाए ये तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु, यानी 65 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कांगड़ा चित्रकला किस परंपरा से जुड़ा है। तो कांगड़ा चित्रकला की बात की जाए ये पहाड़ी चित्रकला से जुड़ा है। कांगड़ा चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला से जुड़ा है। 66 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि फड़ा चित्रकला किस राज्य की लोक परंपरा है। तो फड़ा चित्रकला की बात की जाए ये राजस्थान का एक काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय चित्रकला, यानी 67 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि गोंडा चित्रकला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो गोंडा चित्रकला की बात की जाए ये भारत के गोंडा समुदाय से संबंधित है। 68 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि मिनिएचर पेंटिंग का सबसे प्रसिद्ध विकास किस शाही दरबार में हुआ था। तो मिनिएचर पेंटिंग का सबसे प्रसिद्ध विकास की बात की जाए मुगल शाही दरबार में इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। 69 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है काली घाट पेंटिंग का उदय किस शहर से माना जाता है। तो काली घाटी पेंटिंग की बात की जाए कोलकाता शहर से इसका उदय माना जाता है, यानी 70 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिछवाई चित्रकला किस मंदिर परंपरा से जुड़ा है। तो पिछवाई चित्रकला की बात की जाए राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर से जुड़ा है, यानी 71 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि अल्पपान या अयापन चित्रकला किस राज्य में अधिक प्रसिद्ध है। अल्पपाना या अयापना चित्रकला किस राज्य में सबसे यानी अधिक प्रसिद्ध है। तो इस चित्रकला की बात की जाए उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी 72 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है सौरा पेंटिंग किस राज्य की जनजातीय कला है। तो सौरा पेंटिंग की बात की जाए उड़ीसा के सौरा जनजाति का एक जनजातीय यानी कला है, यानी पेंटिंग सौरा पेंटिंग उड़ीसा के सौरा जनजाति का एक जनजातीय कला, यानी 73 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसमें पूछ रहा है कि भील पेंटिंग किस क्षेत्र की लोक कला मानी जाती है। तो भील पेंटिंग की बात की जाए ये पश्चिम भारत की लोक कला है जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये सारे राज्य आते हैं। इस क्षेत्र में ये कला आता है पश्चिम भारत का। 75 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि राजस्थानी लघु चित्रकला की कौन सी शैली मेड़वा, बूंदी और किशनगढ़ से विशेष रूप से जुड़ी हुई। तो राजस्थानी लघु चित्रकला की बात की जाए ऑफकोर्स ये राजस्थानी से ही जुड़ा हुआ है, यानी 75 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।